हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं, जो नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। नागपुर वो शहर है जो आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर वहां पर है। हालांकि एक और हेडक्वार्टर बताते हैं दिल्ली में बन गया है, शायद नागपुर की जगह दिल्ली का नाम हो जाए आने वाले वक्त में, लेकिन अभी तक नागपुर ही मरकज है आरएसएस का। वहां एक दंगा हुआ है पिछले दिनों, छावा फिल्म, और उसमें औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक वो एक फिल्म आई जिसमें नफरत बढ़ाने का इंतजाम खूब भरपूर किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नागपुर में वो कामयाब नहीं हो सके जिस तरह से वो दंगा फसाद कराना चाहते थे। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है पॉडकास्ट में। ये इंटरव्यू एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप के एक तरह से छोटे भाई और राइट हैंड समझ लीजिए बने हुए हैं, उन्होंने वो अमेरिका को भी चला रहे हैं और दुनिया में बहुत सी चीजों को चला रहे हैं। हमने अभी पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार ने अपने यहाँ के ही कंपनियों से कहा कि जरा ये देखो कि किन चाइना की चीजों से बच करके अमेरिका से सामान क्या क्या खरीदा जा सकता है। इसके अलावा हमने वो भी सुना कि स्टार लिंक का एक एग्रीमेंट हो गया एयरटेल और जियो का, यानी वो सारी चीजें हो रही हैं बहुत तेजी से जो मोदी जी वहां वादे करके आए हैं वॉशिंगटन में। क्या कुछ है इस पॉडकास्ट में, क्या कुछ कहा, कितना सच था कितना झूठ था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ये सियासत किस तरह से, जो पॉजिटिव वाइब्स जिस नाम से आती हैं सभी धर्म के लोगों में, उनको नफरत की निशानी क्यों बनाया जा रहा है, क्या कुछ है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आप नागपुर में हैं, हम नागपुर। आपको भी धन्यवाद। आप बुला के हमारा माने हर वक्त में ये कर लेते हैं, हमारी जानकारी पूछ लेते हो, इसके वजह से हम अपडेट रहते हैं। इसके लिए भी आपका और आपके दर्शकों का नहीं, शुक्रिया। आप इसके लिए तैयारी खूब करते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठते हैं हमारे साथ, और हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं जी कि नागपुर से क्या कुछ हुआ, नागपुर में क्या कुछ हुआ। एक कुछ नहीं, नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में पूरा बवाल चालू था, पूरा हंगामा चालू था। हंगामा ये चालू था कि हमारे यहाँ, आपको बताता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो अपमानजनक टिप्पणियां की है, वो एक प्रशांत कोराटकर, जिसके फोटो मैंने भेजा हूँ, जिसको चिल्लर आदमी बोला था फडणवीस ने। और वो चिल्लर आदमी के पास में 2-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है, स्लीपर पे चलता था ये। जैसे इनकी हैसियत थी वैसे उसकी हैसियत थी। आज वो 2-3 करोड़ की गाड़ी में चलता है वो चिल्लर आदमी। वो चिल्लर आदमी इसके घर तक घुसा हुआ है। तो वो चिल्लर है तो ये भी चिल्लर ही हो गया। ये चिल्लरबाजी करते रहते हैं। तो इसमें क्या हो गया है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि औरंगजेब की समाधि इनको नहीं निकालना है, तोड़ना नहीं है। क्योंकि औरंगजेब की समाधि एआई द्वारा, इसके जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा संरक्षित मोनामेंट है। तो ये दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है और उसका जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके संरक्षण में है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 100 मीटर के दायरे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। 200 मीटर के दायरे में आप बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ नियम है और ये नियम 58 में बना था, आज नहीं बना। उसके बाद में इतनी सारी सरकारें आई, उस जगह को आर्कियोलॉजिकल मूवमेंट से निकाला क्यों नहीं आपने? तो इनको औरंगजेब से कोई ये नहीं है। मैं बता देता हूँ बार बार, ये आरएसएस को औरंगजेब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरंगजेब के दरबार में अगर मैं बताना चाहूँ तो चंद्रभान सिंह ब्राह्मण से लेके विनय राय के नाम के एक ब्राह्मण तक, ये सब औरंगजेब के दरबार में थे। वो उसका चरित्र भी उसी ने लिखा है, ब्राह्मण ने लिखा है औरंगजेब का चरित्र। उसके जो यहाँ के काव्य किया है वो ब्राह्मण ने किया है। तो ये सब मामले अलग है, इनको उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी है। भाई मुस्लिम लोग दामाद है, संघियों के दामाद है मुस्लिम लोग, तो दामाद से कोई समस्या नहीं है उनको। उनको समस्या है छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से और संभाजी राजे के इतिहास से।
क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मण की गर्दन मार दिया था, भास्कर कुलकर्णी की गर्दन मार दिया था। उसने अफजल खान के तरफ से आके छत्रपति पर जब वार किया, तलवार से वार किया, जिसकी अकेली निशानी थी छत्रपति के मस्तक पर, उसके पहले और उसके बाद में कभी छत्रपति को किसी शस्त्र ने नहीं छुआ। वो अकेला था, क्योंकि उसके तरफ से गाफिल थे सब। ऐसा लग रहा था कि ये ब्राह्मण तो वकील बन के आया, ये कैसे अटैक नहीं करेगा, मगर उसने अटैक किया और छत्रपति ने बोला कि ब्राह्मण है इसलिए मुलायजा नहीं करूंगा, दोबारा अगर तलवार उठाया तो गर्दन मार दूंगा। और उसने उन्हें गर्दन मारा, क्योंकि उसने दोबारा तलवार उठाया। तो उसके गर्दन मारना ब्रह्म हत्या समझ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को विरोध करने वाले यही लोग थे। अफजल खान जीतना चाहिए या मिर्जा राजे जीतना चाहिए, इसलिए शतचंडी यज्ञ करने वाले यही लोग थे। इनको छत्रपति से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि संभाजी राजे ने तो 5 ब्राह्मणों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे। औरंगजेब के बेटे के साथ में षड्यंत्र में शामिल हो गए थे वो। ठीक है, मराठे भी कुछ गद्दार थे, मैं ये नहीं बोलता कि मराठे गद्दार नहीं थे, मगर सबसे ज्यादा गद्दार ये ब्राह्मण कम्युनिटी थी, उसमें सबसे ज्यादा गद्दार। इन्होंने ही छत्रपति के ऊपर में जितना ज्यादा ये किया है, क्योंकि छत्रपति को शरिया के अनुसार, छत्रपति संभाजी राजे को शरिया के अनुसार पनिशमेंट नहीं हुई, उसको मनुस्मृति के अनुसार पनिशमेंट दिया गया राजा को हमारे। उन्होंने ब्रह्म हत्या किया तो कौन सा काम पाप है, उन्होंने संस्कृत पढ़ा तो कौन सा पाप है, उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो कौन सा पाप है, उसके लिए जो जो शिक्षा निहित है मनुस्मृति में वो पनिशमेंट उनको दिया गया। इन लोगों ने, मतलब आपको बताता हूँ, ये एक साल के अंदर में ये कोरटकर, प्रशांत कोरटकर जिसके फोटो मैंने आपको भेजा, दूसरा एक सोलापुरकर, ये शरद पूंग से हमारा एक गवर्नर था कोशियारी, महाराष्ट्र दूषण पुरंदरे, राम गणेश गडकरी, गोलवलकर, सावरकर, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ लिखा है वो आज भी किताबों में मौजूद है। और एक विचित्र आदमी है मनोहर कुलकर्णी, जो आम खाने से पैदा हुआ था, अबॉयोलॉजिकल है, ये भी अबॉयोलॉजिकल है, जैसा एक दिल्ली में बैठा हुआ है अबॉयोलॉजिकल, वैसा ये भी अबॉयोलॉजिकल है। इसने रविशंकर नाम का एक बैठा हुआ है साउथ में, आसाराम है, और एक मोदी जी का नफरती चिंटू है जो मोक्ष प्राप्ति बोलता है, भगदड़ में मरने वालों को मोक्ष प्राप्ति बोलता है। उसके चेले बता रहे थे कि वो कैंसर का हॉस्पिटल खोलने जा रहा है, ये खोलने जा रहा है, और ये कहाँ क्या खोलने जा रहे हैं, मतलब हमारे मुस्लिम भाई क्या खोलने जा रहे हैं, तो साउथ के मुस्लिम तो ये खोलते हैं हॉस्पिटल वगैरह सब है उनके, नॉर्थ के मुस्लिम नहीं करते कि अरे मूर्ख है वो। मैं सीधी बात करता हूँ कि मूर्ख है वो, अपना डेवलपमेंट खुद के करने की सोचने की बजाय ये सब संबल वंबल इसमें बिजी रहते, बहुत ज्यादा बिजी है। तो अभी वो मोक्ष प्राप्ति कर रहा था और वो कैंसर हॉस्पिटल खोला, उसमें गोमूत्र से और गोबर से इलाज करने वाला है, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे कई लोगों का इलाज मैंने गोमूत्र और गोबर से किया। तो ऐसे कैंसर हॉस्पिटल में जाने वाले उनके भक्तों को भी मैं अब मैं क्या बोलना है वो आप बोलिए, क्या बोलना है उस गोमूत्र और गोबर वाले जो ट्रीटमेंट होगी कैंसर की। मगर ये जब अपमान करते हैं तब हमारे यहाँ का कोई आरएसएस का आदमी, कोई मतलब याचनावीर ने अपमान किया होगा तो ये कभी फडणवीस आगे नहीं आए। मगर जैसे ही याचनावीर के बारे में राहुल गांधी ने बोला या और किसी ने बोला तो ये तुरंत बाहर आ जाते। भाई छत्रपति का तुम उनके नाम से वोट मांगते हो ना, तो उनका अपमान होता तो बाहर नहीं आते हो। तो इनका समझ में आया कि हमारे यहाँ जो चल रहा है प्रकरण, मैंने आपको एक वीडियो भेजा हूँ अनाजी पंत के स्थान करके। अनाजी पंत ने जितने जगह वो किया है, हरकत किया है, शायद आपको मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ कि अनाजी पंत के जमाने में संतोष देशमुख हत्या हो गई, सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या हो गई, राहुल सोलापुर के अपमान किया, धनंजय मुंडे का रिजाइन हो गया, उसका एक्सटॉर्शन वाला मामला हुआ, अपहरण हुआ, महिला अत्याचार हुआ, और वो भ्रष्टाचार के तो कोई बोलने की बात नहीं। किसानों की आत्महत्या हो रही है, जिसको हमने किसान का पुरस्कार दिया था ऐसे किसान ने आत्महत्या कर लिया। महाराष्ट्र भूषण जिसको दिया था हमने, महाराष्ट्र का कृषि भूषण जिसको दिया था उसने आत्महत्या कर लिया। तो इसके बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, तो फिर चर्चा हम किस बात पर करेंगे? तो इतिहास पर चर्चा करना हमारा एक क्या बोलते प्रिय विषय है। एक पत्रकार ने अभी पूछा था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले
मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के बहाने आरएसएस जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इतिहास समाप्त करने का काम कर रही है। अपमान तो कर लिया इन्होंने, अब इतिहास समाप्त करना चाहती है। अगर औरंगजेब नहीं है, समझ लो कि इतिहास में औरंगजेब को नहीं है, तो छत्रपति हवा में तलवार भांज रहे थे क्या? शिवाजी महाराज किसके विरोध में लड़ रहे थे? संभाजी राजे किसके विरोध में लड़ रहे थे? तारा रानी हमारी 27 साल लड़ी, किसके विरोध में लड़ रही थी? ये नहीं है। देखो, सबूत अगर मिटा दिए तो इतिहास नहीं रहता है। बिल्कुल। जैसा बामियान में बुद्ध को गिराया था, तो फिर बुद्ध संस्कृति और वो इतिहास समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ इतिहास वैसा ही नहीं मिलता है। नालंदा और तक्षशिला मुसलमानों ने नहीं जलाए थे, जिनको उससे इतिहास से तकलीफ थी उन्होंने जलाया था। तो ये इतिहास मिटाने का और नया मनगढ़ंत इतिहास गढ़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि वो षड्यंत्र पूर्वक हुआ, जो ये हुआ कल का दंगा, वो षड्यंत्र था। हाँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र था मैं बता देता हूँ आपको। उसमें 7 सवाल है इनसे, फडणवीस से 7 सवाल है। पहला सवाल है कि छत्रपति का जन्मदिन था, जो आप तिथि से मनाते हो। आपके बाप का जन्मदिन तिथि से नहीं मनाते आप। गंगाधरराव फडणवीस का जन्मदिन तिथि से नहीं मनता है। ना गोलवलकर का मनता है, ना गोडसे का मनता है, ना हेडगेवार का मनता है, किसी का तिथि से नहीं मनता है। तारीख के अनुसार मनता है। आपका क्यों आग्रह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 जन्मदिन हो जाए? क्योंकि छत्रपति ग्लोबल ना हो जाए, पूरी दुनिया में छत्रपति जी का जन्मदिन न मनाया जाए। क्योंकि जिस तरीके तय हुआ कि छत्रपति जी का जन्मदिन 19 फरवरी है और वो पूरे दुनिया में मनने लग गया। आज इस साल तो अमेरिका, कनाडा में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया, दुबई में मनाया गया, इधर नॉर्थ ईस्ट में मनाया गया, हर जगह मनाया गया छत्रपति का जन्मदिन, क्योंकि वह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। अब जी ये नहीं लगता है उन्होंने तिथि के अनुसार मनाया। अब आपको समझ में आया कि आज की तारीख, कल के तारीख में जो जन्मदिन था वो तिथि के अनुसार था। ये मनाने वाले कौन लोग थे? नारंगी फौज सारी, क्योंकि इसमें आग्रह करते थे उद्धव ठाकरे भी, मगर उद्धव ठाकरे के लोग सुबह जन्मदिन मना के निकल गए थे। सुबह 8 बजे उन्होंने मनाया और निकल गए। ये घटना जो हुई, उस घटना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए एक गोविंद शेंडे नाम का एक व्यक्ति आया, जो वीएचपी का महाराष्ट्र और गोवा का मंत्री है। ठीक है। और उसके साथ में कमल हरियाणवी, ये बजरंग दल का संयोजक है, एक अमोल ठाकरे। ये सब लोग इसलिए उतारे गए क्योंकि हमारे यहाँ कोरटकर नाम के एक व्यक्ति ने छत्रपति पर, जिजाऊ माता पर जो भद्र टिप्पणी की थी और उसको बोला था कि ये चिल्लर आदमी है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उसको अरेस्ट करने की बजाय उसको सुरक्षा दी फडणवीस ने। और ये सुरक्षा के बीच में जब कोर्ट ने और पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो भाग गया, फरार हो गया। पुलिस सुरक्षा में फरार होने का रिकॉर्ड खाली आरएसएस ही कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार कर सकती है। तो इन्होंने वो किया। तो मेरा ये कहना है कि छत्रपति के जन्मदिन पर, शिवाजी महाराज का जन्मदिन था, वहां औरंगजेब के पोस्टर का क्या काम था? पहला सवाल। दूसरा था, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था तो औरंगजेब का पुतला क्यों जलाया गया? किसी के जन्मदिन पर किसी दूसरे का पुतला जलाने का कोई चलन नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो आनंद उत्सव होता है, जन्मदिन की जो खुशी होती है, सेलिब्रेशन होता है, उसमें किसी का पुतला जलाना ये कोई उसका मतलब हो नहीं सकता। ये कर नहीं सकते, कोई कर नहीं सकता। तीसरी बात है, पुतला जलाने की पुलिस परमिशन लगती है या नहीं? मेरा तीसरा सवाल है इनसे। कहीं भी आप पुतला जला रहे हो, धर्मा प्रदर्शन कर रहे हो, निदर्शन कर रहे हो, पुलिस परमिशन की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि भारत सरकार ने कानून बनाया है, 5 लोगों से ज्यादा कहीं भी इकट्ठा होते हो आप तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि आरएसएस की शाखा सुबह शाम होती है, उसमें कोई परमिशन नहीं लेते, क्योंकि ये तो संविधान से और कानून से ऊपर है। मगर हमको परमिशन लेना पड़ता है। बीच में तो ये चला कि शादी के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस वाले से, बाद में बोला कि नहीं, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, चौथा सवाल है, परमिशन लगती है तो शिव जयंती के उत्सव में औरंगजेब के पुतले का प्रदर्शन कैसे करने दिया? पुलिस का सहयोग था। उसके बाद में पुलिस की उपस्थिति में हरे रंग की कुरान की आयत लिखी हुई चादर जलाने कैसी दी?
पुतले में चादर ओढ़ दिया था वो फ्रेम में, और वो जला दिया। अब आपको पता है कि मुसलमान तो पागल है, ऐसी हरकत करता है मुसलमान। मतलब मैंने एक मुसलमान दोस्त से पूछा कि भैया मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया। मैं बोला मुझे ये बता कि मोहम्मद साहब का कहीं पुतला है? बोले नहीं, ये काम में तो बिल्कुल खिलाफ है इसके। मैं बोला उनका फोटो है? नहीं। पेंटिंग है? नहीं। फिर कार्टून कैसे बन गया? मगर ये सोचने की क्षमता है ही नहीं मुसलमानों में। वो जज्बाती तरीके से सोचते हैं, और ये दूसरे लोग भी अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। जी ठीक है। अब मुझे वो चादर जलाया, उसमें लिखी थी आयतें नहीं थी, मगर वहां अरबी में या उर्दू में कुछ लिखा था। हाँ ठीक वो है। दिख रहा है, मैंने आपको भेजा हूँ, उसके वीडियो भी भेजा हूँ, वो सारा भेजा हूँ मैंने। वो लिखा था। तो वो उसको जलाने पुलिस ने कैसे दिया? क्योंकि मैं भी जब भी पुतला जलाने की बात करता हूँ तो पुलिस वाले पुतला छीन लेते हैं, टूट पड़ते हमारे ऊपर, कभी पुतला जलाने नहीं देते। किसी आंदोलनकारी को पुतला नहीं जलाने देते। ये पुतला जलाने कैसे दिया, वो फोटो जलाने कैसे दिया? और उसका फोटो जलाने दिया कि जिसके समाधि पर फूल चढ़ाने, बहादुर शाह जफर की समाधि पर फूल चढ़ाने आदरणीय मोदी जी गए थे। बात को समझ लो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी उनके कबर पर फूल चढ़ाने जाते हैं, और उनके उनके जो पुरखे थे उसका पुतला यहाँ जला देते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे पुलिस ने जलाने दिया? क्या पुलिस को कानून पता नहीं था, या पुलिस सुरक्षा में ये सारा करने का उनको, उन नफरती चिंटुओं को इन्होंने लाइसेंस दे दिया था कि मुसलमान भड़क जाए? ये छठवां प्रश्न है कि हमारे यहाँ एक महाल मित्र परिवार करके संघ स्वयं सेवकों का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो मैंने मैसेज आपको भेजा हूँ। उसमें चल रहा था कि औरंगजेब की फौज, मतलब औरंगजेब को मानने वाले लोग, हालांकि औरंगजेब के लिए नहीं हुआ कुछ भी, पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान ने नहीं किया, ये कुरान की आयतों के लिए वो भड़क पड़े, और उसके वजह से वो हुआ। औरंगजेब की फौज आ रही है, उसके लिए आप इकट्ठा हो जाओ, वो आह्वान कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर बुला रहा है कि पत्थर मारने के लिए आ जाइए उनके ऊपर। ये सवाल जायज है या मैंने सही है? उस पे तो बाकायदा सोशल मीडिया को तो चेक करने का, और बाकायदा साइबर सिक्योरिटी के नाम से हर जगह पुलिस थाने बने हुए हैं। दोपहर से चल रहे थे ये मैसेज, दोपहर से चल रहे थे। दंगा तो रोजा इफ्तियार के वक्त हुआ, जो कुछ हुआ रोजा इफ्तियार के वक्त हुआ। अब पुलिस को ये पता नहीं था कि दिन भर यहाँ नौटंकी चल रही है, बाजू में मस्जिद है, शाम को यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ भी गुंडा एलिमेंट की कमी नहीं है मुसलमानों में भी, ये भी हरकतें करेंगे। मतलब पता था कि नहीं था? तो वहां पूरा पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था? क्यों उनको गाड़ियां जलाने तक जाने दिया? क्यों उनको वहीं प्रिवेंट नहीं किया? वहीं के वहीं रोक के उनको समझाइश क्यों नहीं दिया? और मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने आयत जलाई थी, उन्होंने पुतला जलाया था, उन्होंने हुड़दंग किया था, उन्होंने नारेबाजी की थी, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर पुलिस थाना है, वहां जाके आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? बिल्कुल बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई, कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब कानून अपने हाथ में लेना कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल उसमें तो जरूरी था कि कानूनी कार्रवाई करते, सबूत इकट्ठे करते। असल में ये बहुत ही नासमझी करते हैं लोग कि जब वो हमला हो रहा है उसी वक्त से सबूत इकट्ठे करने बहुत जरूरी होते हैं, ताकि बाद में कानूनी तौर पर। वीडियो भेजा मैंने, जितने वीडियो आपको भेजा उस सब में मुसलमान लड़के पथराव करते हुए दिखाए गए हैं, और मुसलमानों के वहां 2-2, 3-3, 4-4 मंजिली मकान है, वो भी पथराव कर रहे थे, उसके वीडियो इन्होंने क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो बनाने चाहिए थे। लड़ते हो इस तरीके से, तुम लड़ना चाहते हो? साला तुम वो अमेरिका सैटेलाइट से वॉर कर रहे हो, और तुम नीचे गन लेके उधारी के उसके साथ फाइट करना चाहते हो, और चाहते हो कि इस्लाम का परचम लगा दिया जाए। पागल हो तुम? ये समझदारी बहुत जरूरी है, और कानून के अंदर अपने आप को रखना, और कानून में कार्रवाई करने के लिए सबूत इकट्ठे करना सबसे अहम होता है ऐसे टाइम पर। वीडियो उन्होंने बनाए, इन्होंने क्यों नहीं बनाए? एक चैनल ने वीडियो बनाया कि वो पुतला जला रहे थे, वो कर रहे थे, उसके साथ में हरा परचम था, ये था, वो लोकल चैनल था, उसने बना के दे दिया, उसको भी वायरल ही कर नहीं सके, उसके अगेंस्ट में जाके रिपोर्ट नहीं दे सके। वो वीडियो 4-5 बजे आ गया था, वो वीडियो लेके जाते पुलिस थाने में और उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट करते, एफआईआर करते, ये इसको फंसा देते, गोविंद शिंदे को और अमोल ठाकरे को और कमल हरियाणी को फंसा देते, जो उत्तेजक रिपोर्ट दे रहे थे। नहीं फंसती, एफआईआर नहीं होती,
तो कंप्लेंट केस हो सकती थी। आपने बिल्कुल। एफआईआर करने की काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और मेरा आगे का प्रश्न है कि जयंती उत्सव में पुतले जलाने की परमिशन और परंपरा महाराष्ट्र में कब से शुरू हुई? मैं चाहता हूँ कि सातों सवालों के जवाब जो भी है जी, वो दे। बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें देना चाहिए, सरकार उनके तो पास है। मैं ये फिर से एक आरोप करता हूँ कि जैसे जहां जहां पर आईएसआईएस है, तालिबानी है, वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे छोटे छोटे मुद्दे हैं उनके लिए, उस मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। वैसे ही जहां जहां आरएसएस है, वहां पर भी ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, इस पर चर्चा नहीं होती। इनकी चर्चा होती है मंदिर, मस्जिद, दरगाह, भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसी पर चर्चा होती है। एक पत्रकार ने अभी पूछा था इसको, बीजेपी के प्रवक्ता को, कि स्मार्ट सिटी का क्या हो गया, स्मार्ट विलेज का, गोदले विलेज का क्या हो गया, 15-15 लाख का क्या हो गया, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हो गया, काले धन का क्या हो गया? ये आपसे पूछोगा तो पोपो पोपो करने लग जाओगे। आपको अब नहीं चाहिए ये सब। अब तो वो सवाल बिल्कुल उन्होंने ऐसे दबा दिए कि उसके बारे में कोई सवाल करने वाला भी उन्हें दुश्मन नजर आता है। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद में वो जब थे तो जान ला दिया था, पूरे देश में फैला दिया था और दंगे फैलाया था। पटेल है। दूसरा है विनय कटियार, बजरंग दल का। इन्होंने पालन पोषण और संवर्धन किया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का। इनकी आज औकात क्या है? कहां पर है ये? अरे अब तुमको तो अब कंडोम तो की अब तो तरह अब यूज तो वो किया जा लोग रहा है। अब तो वो लोग मोदी जी से जान बचा करके भाग रहे हैं और छुप गए, बिल्कुल कहीं नजर नहीं आते। अब तो बिल्कुल अजीब हालत में पहुंच गए वो। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को कंडोम की तरह यूज किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो इससे बचो। बिल्कुल। जो 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 भाई नफरत फैलाने। वहां फडणवीस, गडकरी, जोशी, पांडे नहीं था, किसी का नाम नहीं आया। एक इस दंगल का मुख्य सूत्रधार करके एक नाम आया, शेख असरान। मुझे नहीं मालूम, व्यक्तिगत मैं जानता नहीं शेख असरान को, मगर ये मूर्खों की पहुंच का सरदार बन के गया। इसको जाना चाहिए था पुलिस थाने में, उनके विरोध में एफआईआर पहले करना चाहिए था और बाद में उपद्रव करना चाहिए था। ये साला पागलपन हम कब लोग छोड़ेंगे और कब तक नहीं छूटेगा हमारा पागलपन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जितने नालायकी से आपका यूज कर लेते, मुसलमानों का यूज करते सर ये लोग। बिल्कुल। मुझे मैंने दुख इस बात का है कि मुसलमान का यूज करते और आप यूज करने देते हो, जिसके कारण हमारे मूर्ख लोग उनके पाले में खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये यही होता है। ये असल में वो जो धर्म का नशा दिया जाता है, जब यानी दूसरे और इश्यूज आते हैं तो उन्हें उन पे मुसीबतें, उन पर जुल्म करते हैं, दलितों पर खास तौर पर। और जब इलेक्शन आते हैं तब वो हिंदू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं सारे ओबीसी मराठा जितने शिवाजी को मानने वाले उनको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने अफजल खान की जब ये की हत्या किया, उस वक्त उसके बाकायदा कब्र बांधा, उस कब्र में दिया बत्ती जलाने के लिए उसको गांव दिया, एरिया दिया पूरा, और वो कब्र को सुरक्षित किया उन्होंने। तो अगर छत्रपति जिंदा होते और आप छत्रपति की अगर इज्जत करते हो तो कब्र को हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी भी चीज को इस तरीके से विध्वंस करना, ये छत्रपति की संस्कृति नहीं है, महाराज की संस्कृति नहीं है। और ये एक प्रदीप पुरोहित करके है, वो बोल रहे हैं कि ये अबायोलॉजिकल जो प्राणी है वो शिवाजी महाराज का अवतार है। बायोलॉजिकल कौन है आपको पता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बोलता है वो राम का अवतार है, कोई बोलता है कृष्ण का अवतार है, कोई बोलता है वो अबायोलॉजिकल है। मेरा ये कहना है कि वो औरंगजेब का अवतार है, क्योंकि दिया कुमारी ने बोला, पार्लियामेंट के स्पीच में दिया कुमारी ने बोला कि ये अवतारी पुरुष आ गया है। तो ये अवतारी पुरुष छत्रपति के विरोध में जो खड़ा था वो कौन खड़ा था? औरंगजेब। तो दिल्ली में कहाँ बैठा था? दिल्ली के तख्त पर बैठा था। और वो क्या कर रहा था? महाराज से उसकी संपत्ति और उसका सम्मान छीन रहा था और वो गुजरात ले जा रहा था, दिल्ली ले जा रहा था। ये काम कौन कर रहा है फिलहाल? तो ये औरंगजेब से संभल के रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आज का औरंगजेब जो है उससे बचो। और जिस तरह से महाराष्ट्र से बहुत सी तरक्कियां उन्होंने वापस ली हैं, अपने यहाँ गुजरात ले गए,
और क्या क्या हुआ, और उसके बाद भी अगर ना समझें तो वाकई बहुत ही अजीब अजीब सूरत हाल है। जो राज ठाकरे की सेना है उन्होंने भी बोला है कि पहले शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान करने वालों को पहले उखाड़ो, बाद में औरंगजेब की समाधि उखाड़ना। बिल्कुल। नौटंकी अभी बहुत सारे लोग समझने लग गए, वो भी लोग बोलने लग गए। और आपको किसी भी देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मात्र 400 मीटर में हुआ है। ये फैलाने ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। आरएसएस के जो ढोर डॉक्टर है उनके नाक के नीचे हुआ है। और ढोर डॉक्टर जिन्होंने बोला था कि गांधी डरपोक है, तो गांधी तो नौखाली में बैठा था शस्त्र बिना शस्त्र के। मैं तो इनको आह्वान करता हूं कि एसपीजे के साथ में आके जरा वहां घूम के देख ले। अब बहादुरी दिखाने का ये सौवर्ण अवसर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखानी चाहिए बहादुरी। मैं आह्वान करता हूं उनसे। जी, वो मोहन भागवत जी से आप बड़ी उम्मीदें करते हैं, शायद वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो उनका तो बड़ा अजीब है मामला, कभी कभी ऐसा बयान। सर बहादुरी दिखाना चाहिए। मेरा गांधी डरपोक था, मैं मान लेता हूँ कि गांधी डरपोक था। वो शस्त्र डाल के नौखाली में जाके बैठा था, जहां भी होता था ऐसा कुछ वहां जाके बैठ जाता था। ये डरपोक करता था। बहादुर की भाषा तुम सेट कर दो अब। और नागपुर में ही है, आपका तो हेडक्वार्टर भी वही है। अब आप जरा दिखा दो अपना अपना दम हम। अच्छा चले, अब मैं चलना चाहता हूं मोदी जी के पॉडकास्ट की तरफ। मोदी जी देश के किसी पत्रकार को, सही माने में जो पत्रकार हो सकता है, उसको कोई इंटरव्यू नहीं देते। पिछले दिनों फंस गए थे वहां वॉशिंगटन में मीडिया के सामने ट्रंप के साथ, वहां उन्हें जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी। अब समझा रहे थे। अब अमेरिका से एक आदमी आता है और इंटरव्यू करता है मोदी जी का। इसमें क्या, कौन सी नई चीज है, क्या कुछ हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एलन मस्क का आदमी आकर के बात करता है मोदी जी से, उसे टाइम भी मिलता है और घंटों बात होती है। क्या कुछ हुआ उसमें? 3 घंटे 17 मिनट बात हुई सर। उसमें 7 मिनट सच बोले मोदी, 3 घंटा 10 मिनट झूठ बोले। 3 घंटा 10 मिनट झूठ? हाँ, यानी आप के लिए कभी सेना प्रमुख आ गए, कभी बाकी एआई वाले आ गए, कभी गोरख वाले आ गए, कभी चाइना ने तारीफ कर दिया, कभी उन्होंने तारीफ कर दिया। ये गोरख नाम का जो एआई वाला इंस्ट्रूमेंट आया ना, इसने तो सावरकर को नंगा कर दिया, आरएसएस को नंगा कर दिया, सरदार पटेल के और उनके संबंध बता दिया, सुभाष बोस के और उनके संबंध बता दिया, वीर सावरकर के सारे कारनामे बता दिया कि ये योद्धा कितना वीर था और किस तरीके से वीर था। इनके जितना झूठ इन्होंने 10, 20, 50 साल में गढ़ा था, वो उसने 24 घंटे में, 48 घंटे में पूरा तबाह कर दिया। वो आया था क्योंकि वो उसको इंटरव्यू देना इसलिए जरूरी था कि आपको पता होगा कि एलन मस्क के यहाँ दाई की नौकरी करने जाने वाले हमारे, उनकी नौकरानी के साथ में बैठने की इनकी है, बच्चे खिलाने के लिए। मैं अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, मगर जो दिख रहा है, जो कर रहे हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। उद्योगपति खिलाने के लिए दाई के साथ में बैठ जाता है कोई हमारा पंत प्रधान, ये मेरे लिए शर्म की बात है। और मैं ये बोलूंगा इस तरीके से नीचे नहीं गिराना चाहिए प्रधानमंत्री का पद। इस तरीके से नीचे, उसमें ये गिरावट है। मतलब डॉलर गिरता है, रुपया गिरता है, तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है। मगर प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से हरकत करता है तो पूरे देश का कद गिरता है, पूरे देश का। पट्टी बांध के यहाँ आते हैं, पाँव में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी रहती है, और उसको हम गरिमामय करते हैं, उसको गौरवान्वित करते हैं। ये साले सब पागलपन जो है ना, ये बंद होने चाहिए। ये एआई ने कर दिया। अब क्या हुआ आगे कि एआई से इतना बुरा हो गया कि एक दिन में इन्होंने 8,700 करोड़ का एक फंड इकट्ठा कर लिया कि एआई को टक्कर देने के लिए हम हमारी सच्ची जानकारी आगे देंगे। अब ये सच्ची जानकारी कहां से लाएंगे? इनके तो सारे नफरत है। ये तो बराती घोड़े हैं, ये तो दिखते ही नहीं दुनिया को। 360 डिग्री में देखते ही नहीं, ये 90 डिग्री में दुनिया देखते हैं। इनका अर्थशास्त्र, इनका समाजशास्त्र, इनका इतिहास, इनका भूगोल, इनकी राजनीति, इनका सब कुछ 90 डिग्री में ही चलता है। उसी चश्मे से चलता है जो एक चश्मा नफरती पहना हुआ है इन्होंने, उसी में ये सब चलते। तो अब ऐसे नफरती चश्मे वालों के लिए 8,700 करोड़ इन्होंने मुहैया करा दिए कि एआई को टक्कर देंगे। अब एआई को क्या टक्कर देंगे मालूम नहीं, क्योंकि स्टारलिंक ने, आपको पता होगा कि जियो भी खरीद लिया और एयरटेल भी खरीद लिया। अब तो नहीं लगा सकते ये।
ये उसके यहाँ तो नौकरी करने के लिए इन्होंने पहले ही एप्लीकेशन दे दिया है कि मैं बच्चे कितने अच्छे पाल सकता हूँ, ये बताने का काम इन्होंने पहले ही कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू दे के आ चुके हैं। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ये करने के बाद भी उसने क्या बता दिया कि सबसे बड़े फेक जो है फॉलोअर वो मोदी के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो फॉलोअर हैं वो भी फेक हैं, जबकि मोदी जी खुद अपील करते हैं लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब कहते हैं, उसके बाद भी फेक इनको अपने फॉलोअर बनाने पड़े हैं। फिगर बता देता हूँ सर, मैं फिगर बता देता हूँ आपको, फिगर बता देता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बदनाम जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के 92 लाख फॉलोअर है और 2.9 हजार उसके वीडियो उसमें लोड है उसके चैनल पर। उसमें से उसका जो देखा है लोगों ने व्यू जो है वो 2.8 लाख, 2.4 लाख, 3.5 लाख, 30 लाख, 2.9 लाख, 2.6 लाख, इतने वीडियो इसके देखे हुए हैं लोगों ने। मतलब 23 लाख से 2.8 लाख से लेके 23 लाख तक उसके वीडियो उन्होंने लोगों ने देखा। जमुना के नाले वाला वीडियो ये सबसे ज्यादा उनका चला था। इतने उन्होंने एम्स वाला भी एक वीडियो जो बाहर सो रहे थे लोग, उनका भी उन्होंने 16 लाख लोगों ने उनका वीडियो देखा। ये राहुल गांधी की स्थिति है, जिनको ये पानी पी पी के गाली देते हैं। उसके बाद में एक ध्रुव राठी है, नाम जानते होंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके फॉलोअर है 2.77 करोड़। ये करोड़ों में, उनके लाखों में 92 लाख, इनके 2.77 करोड़ फॉलोअर है। उसके 674 साल अभी तक वीडियो उसने डाला है। उसमें इसका वीडियो का व्यू जो है 1.4 करोड़, 70 लाख, 1 करोड़। 10 दिन में, 1 महीने में इसके जो व्यू है वो 1.4 करोड़, 1 महीने का व्यू है इसका खाली। राहुल गांधी का 3-4 महीने का व्यू है, इसका खाली 1 महीने का व्यू इतना है। ये 1.4 करोड़, 70 लाख और 1 करोड़। न्यूज लॉन्चर एक छोटा सा न्यूज चैनल है, उसका व्यू अगर हम देखें तो 13 लाख उसके व्यूअर्स है। 6 हजार उसके वीडियो डले हुए हैं और 48 घंटे में उसके 20,98,611 व्यूज है। ये छोटा सा चैनल, 4-5 लोगों मिल के बनाया है। 4-5 पत्रकार वहां बैठते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, इतने लोगों ने देखा है। अब हम देखते हैं कि जिनको इंटरव्यू दिया मोदी जी ने विशेष तौर से वहां पे बुला के, जो 45 घंटे फास्ट किया। हालांकि ईसाई फास्ट नहीं करते, फास्ट करना हिंदुओं का काम है या मुसलमानों का काम है, ईसाई फास्ट नहीं करते। मगर एक महात्मा से अबायोलॉजिकल प्राणी का इंटरव्यू लेना था तो उसने 45 घंटे फास्ट किया और उसके बाद में बिना बेहोश होते हुए उसने इंटरव्यू ले लिया। इनकी बात से तो बेहोश ही हो गया होगा वो। 3 घंटे 17 मिनट में 3 घंटे 10 मिनट जब झूठ सुनेगा कोई तो उसके कान से खून आने लग गया होगा। ये भी तो हो सकता है वो एंजॉय करने लगा हो, अपनी भूख भूल गया हो। जब झूठ सुन रहा होगा तो वो अपनी भूख भूल करके उसमें मजे आने लगे हों उसको, ये भी तो हो सकता है। 45 घंटे वो तो भूखा था ना सर, उस वक्त भूला होगा 3 घंटे 17 मिनट में। पहले तो भूख थी उसको, तो उससे वो बेहोशी में उसने कुछ सवाल पूछा है। तो अब मुझे उस सवालों के जवाब अमेरिका को पसंद आए, चाइना को पसंद आए, क्योंकि चाइना में ना कोई आया ना कोई गया, ये दोबारा उन्होंने बोल दिया। उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ का सेना प्रमुख आया और उसने पूरी इनकी पोलपट्टी खोल दिया। चाइना के बारे में उन्हीं के लोगों ने बता दिया कि क्या क्या हरकतें किया उसने। अमेरिका के इकोनॉमी के बारे में बोल दिया। जेलेंस्की का एक वीडियो है उसमें आया हुआ, उस सर ये इसके इसमें मतलब ये जो लेक्स फ्रीडमन, इसके इसमें जेलेंस्की का वीडियो जो लोगों ने देखा है वो 71 लाख देखा है। ट्रम्प को 79 लाख देखा है और मोदी जी ने 3 घंटा जिसमें जाया किया और अपने इसमें डाला, सब मिला के उनका और ये मिला के उसको 19 लाख लोगों ने देखा है। कितने दिन के अंदर, कितने दिन में, हाँ कितने दिन के अंदर इतना देखा गया? इतने दिन हो गए ना सर, 4-5-6 दिन हो गए। ट्रम्प का भी इतने ही दिन में देखा है। जी सही। तो 71 लाख लोगों ने देखा, इतना सा देश है वो। हमारे यहाँ तो इनके फॉलोअर, अब मोदी को बताता हूँ मैं कि मोदी का वीडियो 19 लाख लोगों ने 3 घंटे 17 मिनट का देखा है और ट्रम्प को 79 लाख लोगों ने देखा, जेलेंस्की को 71 लाख लोगों ने देखा है
और मोदी का चैनल के बारे में अब चर्चा करेंगे अंतिम इसमें कि इनके चैनल के फॉलोअर है 2.73 करोड़, ध्रुव राठी के 2.77 करोड़ है, इनके 2.733 करोड़ है। इनके सब्सक्राइबर जो वीडियो उसमें डाला है वो 30,000 वीडियो इन्होंने अभी तक लोड किया है। और लेक्स के जो वीडियो था 3 घंटे 17 मिनट उसके टुकड़े 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 करके डाला है, उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने जो देखा है एक वीडियो इनका, ये 4.7 हजार लोगों ने देखा है। यानी 4700, सिर्फ 5,000 भी नहीं हुआ, 5,000 भी नहीं हुआ। और दूसरा एक वीडियो देखा है 3,001 से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी जी, इसीलिए वो उन्होंने GROK ने बोला कि ये फेक फॉलोअर है तुम्हारे फॉलोअर को तुम्हारी बात करने की और तुम्हारा चेहरा देखने की इच्छा नहीं है। ये तो गोदी मीडिया का भला हो, जो गोदी मीडिया वो लोग पूछ रहे हैं, इतना हंगामा मचा हुआ है देश में ग्रॉक के बारे में और गोदी मीडिया चुप है एकदम। हाँ बिल्कुल खामोश है। ऐसा कुछ हो रहा है, इस तरीके से कुछ चल रहा है, दुनिया में कुछ चल रहा है, देश में कुछ चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने कुंभ के लिए बहुत महिमा मंडित किया कि हमने ऐसा कुंभ बना दिया, वैसा कुंभ बना दिया, बहुत अच्छा किया, इतने करोड़ लोग गए, बहुत अच्छा किया। मगर एक शब्द वहां भगदड़ में मरने वालों के लिए, दिल्ली स्टेशन पे मरने वालों के लिए एक शब्द नहीं बोला। किसका प्रधानमंत्री? आम जनता का प्रधानमंत्री है कि यूएट का और उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री? किसके प्रधानमंत्री हो आप मोदी जी? अरे सब कुंभ में तो जो लोग गए, यानी वो अपने धार्मिक आस्था के लिए गए, और उनके लोग जब मरे तो उनकी डेड बॉडीज देने में टाइम लगाया, नाम बताने में टाइम लगाया, और नामों के ऐलान नहीं किए। और जब वो नाम नहीं बताएंगे तो कोई जो कंपेंसेशन मिलता वो भी नहीं मिलेगा। तो ये खुद हिंदुओं के साथ ऐसा किया। इससे ज्यादा इनका आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। 2700 सीसीटीवी कैमरे थे, 60 करोड़ की गिनती कर लिया, 66 करोड़ की गिनती कर लिया है हमने। मरने वालों की गिनती हुई नहीं है, हजारों लोग जो मरे कॉम्पेंसेशन का नहीं, उनको हिंदू विधि विधान से अंत्य क्रिया भी नहीं हुई, मुसलमानों की तरह गाड़ दिया। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए, छुपाने का तरीके, नाकामियों को छुपाने के तरीके अपनाती है सरकार, तो बहुत ही शर्मनाक होती है। पहले इंतजाम अच्छे करें ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो, ऐसा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे पास वक्त नहीं रहा, कोई खास बात अगर रह गई हो ब्रीफ में कुछ कहने के लिए नतीजे के तौर पर, तो जरा वो आप कह दीजिए। सर, नतीजा ये है कि मैं मुसलमानों से और हिंदुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि किसी भड़कावे में बहकावे मत आइए। सच्चाई सामने आने लग गई है, जल्द ही ये नंगे होने वाले हैं सबके सब, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस तरीके से इन्होंने देश का भिट्टा बिठा दिया, रोजगार खत्म हो गए, उद्योग खत्म हो गए, अर्थशास्त्र खत्म हो गया। इनके नफरती चिंटू जो रोते थे कि मोदी ने इतने देशों में हमको, अरे पागल है साले से, नशे में रहते हैं। इतने देशों में हमको वीजा फ्री एंट्री मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो पहले भी उतनी थी जितनी आज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हर स्तर पर गिरावट हुई है। 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन पे जिंदा रख रहे हैं। सुषमा स्वराज 31 करोड़ हुए कि 26 करोड़ हुए, उस पर विवाद कर रही थी। मोदी जी ने कबूल कर लिया कि 85 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। 100 करोड़ लोग कुछ भी खरीदने के काबिल नहीं है। हमारा हंगर इंडेक्स बढ़ा है, हमारी इकोनॉमी ड्रॉप हो गई है। मतलब तमिलनाडु से आधी इकोनॉमी है यहाँ की। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का आधा है, तमिलनाडु से आधा। बिल्कुल बिल्कुल जाते हम इनको धर्म समझाने जाते हैं। तो एक बात ध्यान में रखो कि जब जब इकोनॉमी फ्लरिश करती है, बाहर के तालिबानी आके यहाँ हंगामा करते हैं। जब जब इकोनॉमी डाउन होती है तो अपना दामन बचाने के लिए यहाँ के तालिबानी हंगामा करते हैं। तालिबानी, ये आपने तालिबानी है। हाँ, ये आपने नया शब्द दिया है लोगों को, तालिबानी। ये वाकई देखिए, नफरत जो है वो ना तो देश को आगे बढ़ने दे सकती, ना समाज को आगे बढ़ने दे सकती। और ये जो नफरत को नागपुर वालों ने कंट्रोल रखा है, 400 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, ये बड़ा काम हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान सभी शायद ज्यादा हिंदू की गाड़ियां जला दी है। अभी तुमने किया ही था तो किया तो तुमने ही था। मुसलमानों की गाड़ियां गायब थी, इसलिए षड्यंत्र है। भैया रोजा था, उनको पता था हम इकट्ठा होंगे, बवाल हो रहे, तो वो गाड़ी क्यों रखेंगे वहां?
लेकिन बहरहाल बहरहाल कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए था और मुसलमानों को भी समझदारी से काम लेने की जरूरत थी। पुलिस में जाते, कानूनी कार्रवाई करते वक्त पर, तो ये भी इतना भी नहीं होता। चला था पुलिस। ये मुसलमान कब समझेंगे कि संविधान का उपयोग करना चाहिए, कानून का उपयोग करना चाहिए। कानून ऐसा शस्त्र है कि वो उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। बेशक 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 बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी को देखो, मेरा किसी सगे को अगर पुलिस उठा के ले गए, 3 तरीके से छुड़ा सकता हूँ मैं। एक विधिवत बेल लेके छुड़ा सकता हूँ, एक वहां जमावड़ा करके प्रेशर में लाके छुड़ा सकता हूँ, और एक पुलिस थाने को गिरा के छुड़ा सकता हूँ। मुसलमान हर वक्त पुलिस थाने को गिरा के ही छुड़ाने की सोचता है। वो कानूनी तरीके जो बहुत अवेलेबल हैं कानून में, उसके जरिए उन्हें करना चाहिए, ना कि दूसरे तरीकों से। वायलेंस तो कभी भी कानून को हाथ में लेकर के तो कोई भी काम करना बिल्कुल गलत है, और उसको समझदारी से वक्त को गुजारने की जरूरत होती मतलब है आपका दिमाग उनके नियंत्रण में चला जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। का मतलब है कि आप गुलाम हो गए हो, वो जैसा बोल रहे वैसा आप नाच रहे हो। मतलब आधे कार में आप जा रहे हो और उसको रिक्शे वाले ने कट मार दिया, तो आप वो रिक्शे वाले को मारने लग जाते हो। तो रिक्शे वाले को पता हो गया कि इसको कट मारने से इसका दिमाग नियंत्रण में आ जाता है। बीबी अगर नमक डाल दे ज्यादा सब्जी में, आप अगर उत्तेजित होते हो, तो ये समझ लो कि बीबी ने आपकी कमजोरी समझ लिया है और वो आपको हर वक्त उत्तेजित करती रहेगी, हर वक्त आपको दिलाती रहेगी अगर उसको पसंद नहीं हो आप तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। समझ लो कि अपना दिमाग अपने नियंत्रण में होना चाहिए, अपनी सोच अपने नियंत्रण में होनी चाहिए, तब आप निपट सकोगे। नहीं तो कोई स्टार मैंने सैटेलाइट से युद्ध कर रहा है और आप नीचे आपस में बंदूकें चलाते रहोगे। जी जी, और आपने बहुत ही दिलचस्प चीजें भी बता दी, परिवार के बारे में भी बता दिया कि किस तरह से आपको आपकी बीवी भी उलझा सकती है। ये भी आपने एक इशारा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिर में एक उस्तादी का गुर आपने दे दिया अपने देखने वालों को। मुझे उम्मीद है कि इससे भी कुछ लोग सीखेंगे। बहरहाल कानून के तहत चलना चाहिए और संविधान में जो गुंजाइशें दी गई हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।